हाँ। उसके बाद मैंने ऐसे रैंडमली 2-3 मेल डाले और सडनली मेरे को मैक्स प्लांक में इंटरव्यू देने का चांस मिल गया। अच्छा, वो जर्मनी वाला जो है। जर्मनी वाला जो है। अच्छा ठीक है। और हाँ जैसा कि अपन जानते हो वर्ल्ड का बेस्ट हाँ, इंस्टीट्यूट सबका है, तो ड्रीम है वो, राइट। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था, बट एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने। तो वो एक्सपर्ट्स है, वो केवल वही क्वेश्चन पूछते हैं जो अपन ने मिस किया है। राइट राइट राइट। एवरी टाइम मेरे को लगता था इनको कैसे पता चल जाता है कि मैंने इस पार्ट को ढंग से नहीं पढ़ा है, और वो लोग केवल उसी में से क्वेश्चन पूछ लेते थे। ये बताओ कि जब आपने एडमिशन लिया एमएससी फिजिक्स में, तब सोचे थे कि निकलना है यहाँ वहाँ और ये सब करोगे? हाँ, नहीं, तब वो तो नहीं वो सोचा वो पॉइंट बताओ, क्योंकि अभी जो ये ऑडियंस देख रही होगी ना, वो अभी एडमिशन ले रही है, राइट। सो वो भी एक साल अभी आईआईटी में ही घूमेंगे फिरेंगे, फिर अचानक से होश आएगा, फिर सीनियर को देखे। तो आप बताओ कि आप 2 साल पहले क्या सोचते थे, फिर अचानक से शिफ्ट कैसे हुआ कि नहीं चलो फॉरेन निकलते हैं? वो पॉइंट में जानना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगता भी नहीं था कि फॉरेन में इतनी आसानी से एडमिशन हो जाता है। प्लेसमेंट, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जैसे इस वीडियो को देख रहा हो, वो चाहता है यार एमएससी में लेना है एडमिशन, अपनी प्लेसमेंट लेके 2 साल बाद निकल लेना है, तो अगर किसी का माइंडसेट ऐसा हो, जो भी ये वो वीडियो देख रहा हो, तो क्या उसके लिए बस मुझे ये बताओ क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं है? यही है जो मेरे सीनियर्स हैं जो हमारे हाँ। टीए हैं, उसमें एक वन फ्रॉम आईआईटी मद्रास एंड हाँ। अनदर वन फ्रॉम आईआईटी कानपुर। राइट और उन्होंने कहा है कि इस आईआईटी में अगर हम होते तो हम भी आज अब्रॉड होते। राइट। तो हमको एक आइडिया मिल गया था, मतलब बाहर इतना नहीं है हाँ। आईआईटी में, हाँ इतना यहाँ से बाहर जाने का स्कोप, हम स्कोप नहीं बोलूँगा, हम लोगों मतलब अवेयरनेस मिल गई। अवेयरनेस मिल गई आपको, सीनियर्स की गाइडेंस मिल गई, और एक वो रूट पहले से हाँ, डिफाइंड पहले है। तो अच्छा ठीक है भैया, आपने ये कैसे किया, चलो मैं भी कर लेता हूँ। बगल वाला अप्लाई कर रहा है, क्यों आप लोग तो ऐसे। स्टार्टिंग में तो कोई आइडिया नहीं था, मतलब तो ये हर किसी के साथ हो, हर कोई बीएससी करके आ रहा है, कोई अपने गांव के पास के कॉलेज से किया हुआ, हर किसी का बैकग्राउंड नहीं है ना कि चलो सबसे पास में बीएससी कॉलेज वहाँ से कर लिया, फिर आईआईटी में हो गया, चलो अब यहाँ है, तो अब देखा कि अगर बगल वाला भी अप्लाई करे तो चलो हम भी कर लेते हैं। यही सब तो करते हो ना। ये आज आगे बढ़े हैं बिकॉज इनके सीनियर्स ने आपको हेल्प की है। एक हेमंत सर है, कोई मेरी उनसे जान पहचान नहीं है, तो इस वीडियो के थ्रू चाहो तो आप लोग उनको थैंक्स बोल सकते हो। हमारे बैच में जितने बंदों को आया सभी हेमंत भैया का आए थे। हर बंदे ने उनसे एक बार पूछा जरूर है कि हाँ। क्या करना चाहिए इसके लिए। सबके लिए मतलब उनकी गाइडेंस बहुत जरूरी है। सो हेमंत भाई, आप इस वक्त कहाँ है? वो ताइवान में। तो ताइवान में हो हेमंत भाई, तो मैं मिराज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतने लोगों को गाइडेंस दी। ज़िंदगी रही तो कभी आप आईआईटी जोधपुर आए या हम ही लोग कभी ताइवान गए तो मिलेंगे ज़रूर, बिकॉज यही हम लोग का पर्पज़ है कि एक दूसरे को गाइड करते रहो, अदरवाइज हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो आज उन्होंने इनको गाइड किया, तो अब वो जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इनके अंदर आ गई है। Hey everyone, good evening and welcome back to my channel, and those who are coming for the first time on my channel, my name is Miraj Ahmed Wasi and I'm a PhD scholar in the Department of Mechanical Engineering. So ये आज की वीडियो जो है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली फॉर दी फिजिक्स स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसका वीडियो तो लाने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई, और आपकी तरफ से कई सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मिराज भाई आप फिजिक्स डिपार्टमेंट के लैब्स के बारे में, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ इंटरव्यू लो, बट एनी हाउ थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जो एमएससी या एमटेक के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो अभी फॉरेन जा रहे हैं या कहीं उनका प्लेसमेंट हो गया, तो मोस्ट ऑफ देम दे हैव वेंट टू देयर होम्स, तो उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो ऑनलाइन का ऑप्शन तो था मेरे पास, बट मैं चाहता था कि ऑफलाइन हो। तो अब मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त बैठे हैं, तो मेरे साथ हैं आपके ये विकास भाई, फिर से पीयूष एंड देन दिहारवीर। तो इन लोगों की हेल्प से फाइनली दे हैव एग्रीड एंड इन्होंने टाइम निकाला। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड होपफुली आज आपके जितने भी क्वेरीज होंगे मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडेज़ वीडियो। तो स्टार्ट करें। तो जो आज हम लोग बोलेंगे ना यार, तो वो कई सारी स्टूडेंट्स देखेंगे फर्स्ट ईयर, तो कोशिश करेंगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की और एक वैल्यू एडिशन हो सके इनके, जो भी इनके डाउट्स हो हम कोशिश करेंगे क्लियर करने के। तो आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ रखे हैं, मुझे पता है कि आपको कौन कौन से आंसर्स चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो विकास भाई, आप अपने बारे में कुछ बताओ। Hello friends, my name is Vikas, currently out on my Masters in Physics from Indian Institute of Technology, Jodhpur. My Masters project is based on quantum optics. Now I'm planning to do PhD and I've got admission in Trinity College, Dublin for the same. परफेक्ट। तो भाई साहब अब कुछ दिनों में वीज़ा अप्लाई कर रखा है कि नहीं? नहीं अभी तक। अभी ये करने वाले हैं और फिर से ही निकल जाएंगे बाहर। सो नाउ कमिंग टू पीयूष भाई,
Hello everyone, my name is Piyush Unyal and I am also a second year MSc Physics student, and my project was on phase separation in binary fluids, and I am currently preparing for NET JRF. I will do my PhD here in वेल डन एंड नाउ आर्यवीर भाई आप बताओ कुछ Hello, my name is Aryabir Singh. I am doing my master's from Indian Institute of Technology, Jodhpur. My master project is based on solar selective absorber coating for solar thermal application under supervision of Dr. Amresh Dixit. I applied in UK for my PhD admission. I am selected in Scotland, University of Dundee, but I am waiting for scholarship. My scholarship, my name is in waiting list. ओके तो भाई साहब का जो है अभी फॉरेन में जो पीएचडी के लिए वहाँ सिलेक्शन हो चुका है, बट स्कॉलरशिप है तो उसमें अभी वेटिंग लिस्ट में, तो होपफुली वो भी क्लियर हो जाएगा, देन ही विल आल्सो मूव अवे, राइट। तो भाई साहब तो अब यहाँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सो ये दोनों भाई हमारे बताएंगे कि अगर आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एंड जो हमारे पीयूष भाई हैं तो उनका जो मेन टारगेट है कि वो इंडिया में उनको पीएचडी करें, तो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नेट जेआरएफ। तो कई सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होंगे जो इस डायरेक्शन में सोच रहे होंगे, तो उससे भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सो अब स्टार्टिंग विद द एडमिशन प्रोसीजर, हम इस एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो जैम के थ्रू सिलेक्शन होता है आप लोगों का। तो जैम में विकास भाई ये कितनी रैंक चाहिए होती है, अगर हम कैटेगरी वाइज बताएं, या आप लोगों का एडमिशन कितनी रैंक पे हो रहा था? जब मैंने अप्लाई किया था, ये वैसे टाइम टू टाइम वेरी करती है। हाँ, तो जिस टाइम हम लोगों ने अप्लाई किया था तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 46 सीट्स थी फॉर MSc एंड MSc एमटेक। उस टाइम थोड़ा रैंक हाई गया था, लेकिन लास्ट टाइम थोड़ा रैंक लो हुआ था। मेरी थी अप्रोक्सीमेटली 700 समथिंग। ओके एग्जैक्टली आई कैन फॉरगॉट, बट फॉर OBC इट इज इफ यू आर गेटिंग बिलो 500 ना, देन you can secure your seat in IIT Jodhpur. ओके पीयूष भाई आप कुछ रैंक के अकॉर्डिंग कुछ बताना चाहोगे? मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरी रैंक थी जैम में 500, ओके जिससे मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया। अच्छा एंड मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ और मेरा रैंक था 3000 के अराउंड। हाँ हाँ सेलेक्टेड। अच्छा ये MSc और MSc एमटेक डुअल डिग्री ये दोनों प्रोग्राम होते हैं ना अपने पास, तो ये जब आप ऑप्ट करते हो जैम में तो ये वहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो अच्छा ठीक है, तो ये जो जैम में जब आपने रैंक के लिए आपने जब अप्लाई किया होगा तो क्या इसका इंटरव्यूज भी होते हैं यहाँ पे? तो यहाँ इंटरव्यू नहीं, सिर्फ आपके रैंक के बेसिस पे हो जाएगा, राइट। चलो फिर अब तो उसके बाद आप लोग IIT आ गए। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर्स करिकुलम, अब हम कोर्स करिकुलम की बात करेंगे। तो आर्यवीर भाई आप ये बताओ कि MSc प्रोग्राम और MSc एमटेक इन दोनों कोर्स करिकुलम में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब बेसिक क्या चेंजेस हैं? MSc में तो मतलब MSc तो कोर्स सेम ही रहते हैं, MSc एमटेक वाले भी MSc के साथ ही पढ़ाई करते हैं, और कोर्स भी लगभग सेम ही रहते हैं। बट इन सेकंड ईयर, इन MSc सेकंड ईयर यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अच्छा इफ यू वांट यू कैन इन MSc सेकंड ईयर ना ओपन इलेक्टिव कोर्स इज देयर। तो इफ यू आर MSc एमटेक तो you can choose your open elective course from MTech material science department. तो MTech in material science ना, तो you can choose your open इलेक्टिव कोर्स फ्रॉम द मटेरियल्स डिपार्टमेंट। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे MSc एमटेक का जो कोर्स है, MSc तब आप फिजिक्स डिपार्टमेंट से करोगे, एमटेक मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, ऐसा होता है? तो दोनों मतलब कंबाइन हो जाते हैं, और जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप वहाँ के भी कोर्सेज ले सकते हो। तो जो MSc का स्टूडेंट होगा क्या वो नहीं ले पाएगा अगर सिर्फ वो 2 साल के MSc के लिए कर रहा हो तो सेकेंड ईयर में? नहीं, अगर मतलब कोई इंटरेस्टेड है कि मेरे को कंप्यूटर साइंस का कोर्स लेना है या मेरी प्रोग्रामिंग पे कमांड थोड़ी अच्छी है तो वो ले सकता है, बट हम लोगों ने नहीं लिया। अच्छा आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैंने एक ओपन इलेक्टिव लिया था जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था, जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड था, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ओके आई वेंट फॉर दैट, बट ठीक है, किसी और कोर्स को ट्राई नहीं किया। अच्छा ठीक है, आप ये बताओ जैसे यहाँ आप अपने कोर्सेज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो ड्यूरिंग योर सेकेंड ईयर। तो जब आप लोगों ने फॉरेन के कई सारे इंटरव्यूज दे रखे हो, अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ का जो कोर्स करिकुलम या जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को, तो वो जब आप फॉरेन इंटरव्यूज दे रहे थे अब्रॉड के लिए, तो क्या वो हेल्पफुल थे या क्या हम उसके अलाइंड हैं या नहीं है? हाँ, मेरे को तो लगा कि जो मैंने पढ़ा था केवल उन्होंने उसी में से क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन बेसिकली 90% पार्ट था वो हमारे प्रोजेक्ट से पूछा था उन्होंने। बाकी 10% मैंने 1-2 जगह इंटरव्यू दिए, वहाँ पे मेरे से कोर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूछा था मेरे से कुछ स्पेसिफिकली। जैसे मैंने रिसर्च प्रपोजल में लिखा था कि मैंने क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पढ़ी है, तो उन लोगों ने पूछा था कि आपने कौन सी बुक फॉलो की थी। ओके। और
जब मैंने उनको बताया कि मैंने इस वाली बुक को फॉलो किया तो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे उसमें से, अच्छा अच्छा। तो आई थिंक कि हाँ वेल अलाइंड है ये कोर्स। हाँ हाँ। मतलब अगर आप ढंग से पढ़ते हो काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। तो आरवीर भाई आप कुछ अपना हाँ, एक्सपीरियंस ये बताओ। कोर्स हेल्प करती है, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट वो सोलर सेलेक्टिव ऑब्जर्वर कोटिंग का था। हाँ हाँ तो सोलर फिजिक्स ऑफ सोलर सेल हाँ हाँ। कोर्स था जो मैंने लिया था, एनर्जी हार्वेस्टिंग, वो भी मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। तो ये जो है फ्यूचर में हेल्प करते हैं। हमारे जो अभी इंटरव्यू होता है तो उसमें वो पूछते हैं आपने कौन कौन से कोर्स पढ़े हैं। मेरे एक बेसिकली एक इंटरव्यू मेरे से पूछा भी गया था आपने कौन कौन से कोर्स पढ़े हैं और कौन से अच्छा। चल रहे हैं। तो उससे वो देखते होंगे कि क्या आप उस डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं हाँ, चल रहे हो। हाँ। अच्छा पीयूष भाई आप बताओ, जैसे इन्होंने बात की प्रोजेक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ का लैब फैसिलिटी या जो प्रोजेक्ट है तो यहाँ की लैब फैसिलिटीज़ कैसे हैं और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। मीन्स अगर हम कंपेयर करें कहीं और से, जैसे आप लोग किसी स्टेट गवर्नमेंट से आपने बीएससी की हो एज़ कम्पेयर टू जब आप आईआईटी आए तो वहाँ के जो एमएससी प्रोग्राम में प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस आपने फील किया, जो आपका जो भी जनरल एक्सपीरियंस हो। लैब रिसोर्सेज तो यहाँ कोई भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छे हैं, और मेरा प्रोजेक्ट था उससे थोड़ा कंप्यूटेशनल रिलेटेड था। ओके। जिसके लिए यहाँ पर हमें सर्वर वगैरह के कैलकुलेशन करने का पूरा एक्सेस एक्सेस मिलता है, और उस पर ये आपको कहीं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कॉलेज में तो नहीं मिलेगा। उसके हिसाब से तो अगर कंप्यूटेशनल रिसोर्स बोले तो यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ है। विकास भाई आप कुछ लैब्स के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना मेरे पास आता है कि आप लैब्स के बारे में बताओ और वहाँ के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कैसे बताओ। तो अगर इस पर कुछ हम और बातें करें, आप अपना एक्सपीरियंस। और एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विकास भाई से मेरी इंटरेक्शन हुई थी, देन ही वाज सेइंग कि जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो सिर्फ प्रोजेक्ट के थ्रू ही आप फॉरेन निकल रहे हो ना, तो आप ये चीज़ ध्यान से देखो कि आपके जो प्रोजेक्ट है ना वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ कुछ अपने एक्सपीरियंस। फर्स्ट ईयर में हम लोगों की 4 लैब हुई थी। सो वो तो आई थिंक कि हमारी हर एक मास्टर्स कॉलेज में हो जाती है जहाँ से भी अपन मास्टर्स कर रहे हैं। बट इन सेकेंड ईयर देयर इज एन एडवांस लैब फॉर एवरी स्टूडेंट। आई एम वर्किंग ऑन क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड CHSH वायलेशन। ठीक है। सो इस लैब में बेसिकली I work with femtosecond laser and it is very expensive. It will cost approximately over 1 crore. So I don't think कि अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में होता तो मेरे को ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती। Beside this हमको 24/7 एक्सेस मिलता है उस लैब का। ओके। तो हम किसी भी टाइम जा सकते हैं उस लैब में जब भी हमारा मन हो, कोई बाउंडिंग नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। आप कुछ आरवीर भाई अपना फैसिलिटी तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है यहाँ का, एज कम्पेयर टू स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और फैसिलिटी रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैंने जो लैब में जैसे हमारा प्रोजेक्ट में काम होता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ कि प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू योर टाइम यू कैन डू एनी वन। हाँ, जब मन करे तब कर लो। तो दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ PhD स्कॉलर मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि अच्छा यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है। तो एक चीज़ बहुत ध्यान से हमें समझनी पड़ेगी दैट IIT जोधपुर इज़ अ न्यू इंस्टीट्यूट, राइट। तो यहाँ पे चीज़ों को डेवलप होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड्स कि आप किस प्रोफेसर के अंडर हो, किस डिपार्टमेंट में हो, और वहाँ पे अभी करंट सिचुएशन कैसी है। तो कोई चीज़ें इन प्रोसेस होती हैं, कोई इक्विपमेंट आपको मंगाना हो तो वो 6-6 महीने उसकी आप कोटेशन है, ये वह चलता रहता है। तो हमें वो सारी चीज़ें अच्छे से पता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपका काम है वो रुकता नहीं है। यहाँ नहीं होगा तो किसी और इंस्टीट्यूट से आप कोलैब करके कर लेते हो। तो यही होता है ना, अगर यहाँ नहीं हो रहा तो फिर हम कहीं और एप्लीकेशन फैकल्टी की हेल्प लेते हैं। तो एनी हाउ ये हो जाता है। तो ये थी कुछ बातें हमारी लैब फैसिलिटीज़ की, राइट। वैसे one more thing, हाँ बताओ। हमारे इंस्टीट्यूट से 2 बंदे DRDO में भी काम करने जाते थे। अच्छा। हाँ तो उनके मतलब यहाँ पे भी हाँ, था, हाँ। और जो अपैरेटस यहाँ पे नहीं थे तो उनका DRDO के साथ कोलैबोरेशन करवा दिया था। DRDO जो जोधपुर वाला जो जोधपुर वाला है। सो देखो यही मैं कह रहा था क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं ना, वो बोलते हैं सर बताओ ये कैसा है वो कैसा है। तो मैं कह रहा हूँ द पॉइंट इज, अगर आप चाहते हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी फैकल्टी से बात करो। फैकल्टी के पास आप 1 बार 2 बार जाओगे तो गारंटी है कि उनके कनेक्शंस होते हैं, आपका काम रुकेगा नहीं। लेकिन फिर से मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, आप चाहते हो या नहीं। अब आपने कहा ये है ही नहीं, फिर से मैं चल रहा हूँ सोने, और फिर से आप ब्लेम गेम खेलो तो होता रहेगा वो, तो फिर से उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको यहाँ मिल रहा है मौका तो ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये हो गई बात हमारे कुछ कोर्स करिकुलम की। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे पास आता है, दैट इज द प्लेसमेंट। तो आपकी स्ट्रेंथ कितनी थी ये MSc M.Tech, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे लगभग? 45। तो इसमें MSc वाले कितने हैं ये? अप्रोक्सीमेटली 38।
38। तो अगर हम ये बताएं जो यहाँ का जो कैंपस प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या जो कंपनीज आती हैं उसमें कुछ लोग प्लेस हुए या आप लोग अलाउड होते हो वहाँ बैठना या अटेंड करना, कुछ उसके बारे में बताओ। We can sit in any placement, but there is some specific requirement like CGPA and हाँ हाँ many another thing. If you have passed that now, then हाँ. you can sit in that. ओके In our batch, I don't think anyone seated down in that placement. I think only two were placed. One in Bangalore and the another one in Chennai. ओके And they have also very good package in their hand. But many of us want to pursue PhD or सो दोस्तों यहाँ एक कॉमन है यहाँ पे, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट में जो भी स्टूडेंट्स हैं तो जनरली दे आर रिसर्च ओरिएंटेड, तो उनका टारगेट यही होता है कि आप किसी R&D इंस्टीट्यूट में आप एंटर कर लो या फिर आप IIT के बाद किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में या एक अच्छी और बेटर IIT में आप जाके वहाँ से अपना वो करो तो प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जैसे इस वीडियो को देख रहा हो वो चाहता है यार MSc में लेना है एडमिशन, अपनी प्लेसमेंट लेके 2 साल बाद निकल लेना है, तो अगर किसी का माइंडसेट ऐसा हो जो भी ये वो वीडियो देख रहा हो तो क्या उसके लिए बस मुझे ये बताओ क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं है? आरवीर आप बताओ कुछ। ऑप्शन तो अवेलेबल है और ये हाँ. तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें प्लेसमेंट लेना है या नहीं। बहुत सारे प्लेसमेंट के लिए आती रहती है क्वेश्चंस, तो यहाँ मेल के थ्रू भी नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी पीछे एक सैमसंग में प्लेसमेंट के लिए आया था जहाँ पे MSc वाले भी एलिजिबल थे, ओके, बीटेक और एमटेक वाले भी थे। हाँ। तो पीयूष आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, मतलब जो भी ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेशन? आई थिंक प्लेसमेंट के लिए मोस्टली आपको कंप्यूटर स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जैसे आपने पहले कहा मेन तो यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड ही है ज़्यादातर कैंडिडेट्स MSc वाले, तो प्लेसमेंट के लिए आप चांस तो आपका हो सकता है पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्किल पे काम करना। हाँ, मतलब इफ़ यू वांट कि आपको प्लेसमेंट लेना है तो वो थोड़ा कोडिंग स्किल्स और थोड़ा सा ये पोर्शन भी आपको कवर करना होगा ताकि जब आप 2 साल बाद वहाँ बैठे हो। और बेसिक क्राइटेरिया वो कितनी CPI है मेंटेन करनी? 6 CGPA भी मेंटेन करना ताकि आप अच्छा अबव वेट हो तो अच्छा है। हाँ, कोशिश करो कि अबव वेट चलो, अदरवाइज आप सेफ साइड। कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट ले लेते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा वो फिजिक्स पढ़ाने के लिए जैसे करियर पॉइंट है, अनअकैडमी है, राइट, इस साल ये आई हुई थी कंपनी, सो दे आर गेटिंग आल्सो वेरी गुड पैकेज, राइट। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे प्लेसमेंट की। अब आके यहाँ शिफ्ट करते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि ज़्यादा ओरिएंटेशन है रिसर्च की तरफ, तो अब रिसर्च में अगर आप तीनों का मेन पॉइंट वैसे ही है तो यू आर फोकसिंग फॉर द अब्रॉड इंस्टीट्यूट, आप फोकस करो इंडियन इंस्टीट्यूट को। तो अब ये बताओ कि कितने स्टूडेंट्स, जैसे 36 में से कई सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं, लगभग कितने लोग भी फॉरेन में जिनका कंफर्म हो चुका हो? लगभग एक कंफर्मेशन आई थिंक 6 बंदों का हुआ है अभी तक। हाँ, बट विद इन फ्यूचर आई थिंक ये 10 तक पहुंच जाएगा। अच्छा, हर बार 10-12 बंदे जाते ही है, जाते ही हैं, राइट। मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं लगभग सबको हो जाता है, भले चाहे लेट हो। हाँ, लेट हो लेकिन वो हो जाएगा प्रोजेक्ट की बेसिस पे और उनका हो जाता है, राइट। तो ठीक है, चलो अब अब्रॉड की अगर हम बात करें तो यार ये बताओ कि आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है अभी? मेरा ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन आयरलैंड। ओके, तो ये बताओ कैसे अप्लाई करना शुरू किया, कब माइंड में आया कि नहीं अब निकलते हैं बाहर, अब बाहर ही करेंगे? तो मतलब ये सब क्या पहले से पता था जब एमटेक में यहाँ ज्वाइन किया तो पहले से आइडिया था इन सब चीज़ों का कि GRE क्या होता है, IELTS क्या होता है, TOEFL क्या है? मेरा कोर्स केवल MSc का था। हाँ। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मेरा सीन ये था कि मेरे को कोचिंग के अंदर पढ़ाना है। अच्छा, ठीक है। आफ्टर 1 year when I started working in that quantum optics lab, then I found that these things are interesting for me. So I looked some specific PhD person in different universities and वहाँ पे कुछ अपने को डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे लाइक कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो फर्स्ट मैंने उनको प्रिपेयर करवाया। उसके बाद मैंने ऐसे रैंडमली 2-3 मेल डाले और सडनली मेरे को मैक्स प्लांक में इंटरव्यू देने का चांस मिल गया। अच्छा, वो जर्मनी वाला जो है? जर्मनी वाला। अच्छा, ठीक है। हाँ, जैसा कि अपन जानते हो वर्ल्ड का सबका ड्रीम है वो, राइट। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था बट एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, तो मेरा नहीं हुआ वहाँ पे। फिर मेरे को लगा कि यस वी कैन, सो आई स्टार्टेड फॉर। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हर इंटरव्यू में कोशिश करता हूँ इसको रिवील करने की कि देखो होना ना, आपने एक मेल कर दिया, 2 ऑप्शन थे, या तो मेल का रिप्लाई आता या तो नहीं आता। उम्मीद तो थी कि नहीं आएगा, अब आ गया तो इंटरव्यू कॉल लेटर आ गई, तो इनका एक एक्सपीरियंस होगा, इसी एक्सपीरियंस को आपने अगले इंटरव्यूज में यूज़ किया होगा, तो उससे आप गो थ्रू हो गए होगे। तो इसके बाद आप बताओ कि आपका भी कहाँ सिलेक्शन हुआ है? अभी
आरवीर भाई की स्कॉलरशिप क्लियर नहीं हुई है, तो अभी थोड़ा सा ये वेटिंग लिस्ट में है ये, तो होपफुली इंशाल्लाह इनका हो जाएगा क्लियर। तो आप बताओ अपने बारे में कि आपने मैंने यूके में 3 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें मेरा, क्योंकि यूके में क्या होता है ना, फंडिंग का बहुत इशू रहता है। तो यूके में जो है ना, फंडिंग का थोड़ा इशू रहता है, तो बेसिकली वहाँ ज़्यादातर स्कॉलरशिप बेस्ड पोजीशंस होती हैं। तो मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे, जिसमें मेरा एक में रह गया था, लेकिन 2 में मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। तो ऑफर लेटर भी दे दिया था उन्होंने अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए, और जिसमें कि मैंने एक तो इंग्लैंड में हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलरशिप था जिसमें मुझे अभी अप्लाई करना है। और दूसरा है एक इनले की स्कॉलरशिप होता है, फॉर इंडियन स्टूडेंट के लिए होता है स्पेशल, तो उसमें भी मुझे अप्लाई करना है 2 में। लेकिन फिर मेरे एक ऑफर लेटर और था मेरे पास, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी स्कॉटलैंड से था। तो वो ऑफर लेटर मैंने यूज किया था इंडियन स्कॉलरशिप के लिए, एक इंडियन वो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप होती है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो मैंने उसमें अप्लाई किया था, और उसका उसमें लगभग 4 राउंड आते हैं। पहला राउंड आ गया है, लेकिन मैं उसमें वेटिंग लिस्ट में हूँ, मे भी शायद क्लियर हो जाए, तो मैंने 2 के लिए अप्लाई कर दिया था। तो आरवीर भाई मुझे ना एक पॉइंट ये बताओ कि जब आपने एडमिशन लिया एमएससी फिजिक्स में, तब सोचे थे कि निकलना है यहाँ वहाँ और ये सब करोगे? नहीं, वो पॉइंट बताओ, क्योंकि अभी जो ये ऑडियंस देख रही होगी ना, वो अभी एडमिशन ले रही है, राइट? सो वो भी 1 साल अभी आईआईटी में ही घूमेंगे फिरेंगे, फिर अचानक से होश आएगा, फिर सीनियर को देखे। तो आप बताओ कि आप 2 साल पहले क्या सोचते थे, फिर अचानक से शिफ्ट कैसे हुआ कि नहीं चलो फॉरेन निकलते हैं? वो पॉइंट में जानना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगता भी नहीं था कि फॉरेन में इतनी आसानी से एडमिशन हो जाता है। मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे जो सीनियर थे अहमद भैया, उन्होंने मुझे इसके बारे में गाइडेंस दी थी, मतलब समझाया बताया था कि कैसे कैसे एडमिशन होता है। फिर उन्हीं की गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने अप्लाई किया था, कैसे मेल करना है, एसओपी कैसे लिखना है, सीवी कैसे बनाना है। तो उनका बहुत बड़ा रोल था इसमें मेरे अप्लाई करने में। अच्छा, वो भी नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। राइट। सो अच्छा, आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओगे? जैसे एक जनरली हम क्या, जैसे हमने इंडियन प्रोफेसर्स के आईआईटी में इंटरव्यूज देखे हुए हैं, उनका एक हमें आइडिया होता है। तो फॉरेन जो प्रोफेसर्स हैं वो बेसिकली क्या चाहते हैं आपसे? जैसे क्या वो आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन करके घुमाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, या जैसे आपने कितनी जगह इंटरव्यू दिया होगा तो एक आइडिया लग गया होगा ना कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो जो ऑडियंस होगी वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को देखे कि अच्छा ठीक है, अगर ये चाहिए तो हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना कि वहाँ की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे? मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिसंबर में दिया था, दिसंबर 2021 में, और वो था यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में। तो वहाँ पे मुझसे इजीली क्वेश्चन, मतलब जो मैंने पीपीटी के अंदर प्रेजेंट किया था केवल उसी में से पूछा था। तो इसके बाद मुझे आइडिया हो गया था कि लाइक जैसे इंडिया के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो दे विल आस्क फ्रॉम होल फिजिक्स, बट वहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है केवल उसी में से पूछते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा अपने प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम किया, और यहाँ पे अपने को ऐसा माहौल मिलता है कि अपने को हर 1 वीक के बाद एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है टीचर को। सो हम प्रिपेयर हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहता, हमको हर एक चीज़ याद हो जाती है जब हम उस चीज़ को इतनी बार रिपीट कर देते हैं। तो मैंने वही चीज़ें उन्हीं को बोली, और जो क्वेश्चन वो पूछते वो पहले ही हमारे सर ने हमसे पूछ लिए होते थे। राइट। तो हमको काफ़ी हेल्प मिल गई थी उन सभी चीज़ों की। यही है, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन जो पूछेंगे वो अपने प्रोजेक्ट से ही पूछेंगे कि आप कितना डीप अभी तक गए हो इसके अंदर। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो काम है वो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, और वो वही करना है। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं पीयूष भाई। अब जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो नेट की तैयारी क्या, जैसे एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्या आप साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के साथ ही नेट के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल पा रहे हो? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ये एक करियर पाथ ये भी लेके चलते हैं, राइट? तो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है कि आप वो टाइम निकाल पा रहे हो, या फिर से इसके बाद क्या आपने सोचा अपने बारे में, कुछ शेयर करो। अगर आप गेट या नेट जेआरएफ वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो कोर्सेज होते हैं यहाँ पर, जो नेट जेआरएफ में भी वही होते हैं और हमारे एमएससी फर्स्ट ईयर में वही कॉमन होते हैं। तो सबसे सही यही होगा कि आप यहाँ एमएससी कोर्स शुरू करते करते ही कोर्स के साथ साथ उसकी तैयारी भी करते रहें, क्योंकि बाद में जैसे आपको प्रोजेक्ट शुरू होगा तो आपको टाइम मिलना कम बंद हो जाएगा। तो कोशिश करें आप पहले से ही शुरू तैयारी उसी के साथ करते जाएं, और ताकि जब आपका सेकेंड ईयर प्रोजेक्ट में हो तो आप कोर्स पे पहले से ही आपका पकड़ अच्छी हो और आप बस प्रैक्टिस के लिए रुके हो। तो टाइम मैनेज हो जाता है ना, मतलब यहाँ पे? हाँ, टाइम तो आपको मैनेज कर सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
अच्छा विकास भाई, एक चीज मैं पूछना भूल गया, स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है वहाँ पे? स्कॉलरशिप का क्या रेंज है? मेरे वाला फुली फंडेड है, मेरे को अप्रोक्सीमेटली रुपीज में बता। बट दे विल आस्क फॉर यूरो ना, सो हाँ। इन रुपीज इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 lakh, ओके 1.5 lakh, हाँ ठीक and है, in euro it is approximately 1850 euro. चलो So it सही is है। good enough. I asked from my senior. He has अच्छा joined Trinity College. हाँ हाँ हाँ, He has done his PhD from there, so he said that yeah, it's fine. You can go with that. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलो दोस्तों, यहाँ अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ के क्वेश्चंस कैसे होंगे और आपकी प्रोजेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है। एक रफ आइडिया तो आई होप आपको लग गया होगा। और यहाँ पे देखो सिस्टम यही है कि अगर आप ट्राई करोगे, जैसे इन लोगों ने क्या, आपने प्रोफेसर्स को सर्च किया और उनको एक मेल लिख दिया, राइट? फिर देवर वेटिंग उनका रिप्लाई आएगा, कईयों को लिखा। लेकिन इस कहानी के पीछे कि इनका सिलेक्शन यहाँ हो गया, इनका यहाँ हो गया, उससे पहले कई सारे रिजेक्शंस भी आए होंगे, राइट? तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं कि कहानी जितनी आसान और खूबसूरत दिख रही उतनी रियलिटी में है नहीं। सो आरवीर भाई, अपनी रिजेक्शंस बताओ, कहाँ कहाँ फॉर्म फिलअप किया और कहाँ कहाँ आप फेल हुए? बेसिकली मैंने यूएस में भी अप्लाई किया था। यूएस में एक यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मर्सी है, वहाँ पर अप्लाई किया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डेम, हाँ। दो जगह अप्लाई किया था, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो गया था। हाँ और फिर 3 जगह मैंने यूके में अप्लाई किया था, जहाँ एक जगह में रिजेक्ट हो गया था। हाँ हाँ। बाकी अच्छा, जगह इसके अच्छा। अलावा अप्लाई नहीं। अच्छा, जब पहली बार रिजेक्शन आया होगा तो फिर से क्या मन किया कि यार ये क्या हो रहा है, या फिर से चलो फिर तो और मोटिवेशन मिला ताकि और अप्लाई करने का मौका मिला। चलो ये तो सही है। उससे थोड़ा हाँ अंदर वो जुनून मिला ताकि और ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर मैंने एक जगह ताइवान में भी किया था। हाँ हाँ। TIGP एक प्रोग्राम है, लेकिन हाँ। वहाँ में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था इंटरव्यू के लिए। ओके, तो विकास भाई आप कुछ बताओ अपने फेलियर्स के बारे में, रिजेक्शंस। मैंने पहला इंटरव्यू काफ़ी अच्छा दिया था, तो मैं पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में था जो, हाँ हाँ। बट उसकी क्यूएस रैंकिंग थोड़ी कम थी और वहाँ पे फंडिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने Okay. उसको ज़्यादा प्रीफर नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा इंटरव्यू था वो मैक्स प्लांक में था। मैंने अभी तक टोटल 8 और 9 इंटरव्यू दिए हैं, हाँ हाँ। जिसमें से 2 में सिलेक्ट हुआ हूँ और बाकी में रिजेक्शन आया है। चलो ठीक है। एवरी टाइम मेरे को पता था कि मैंने इस पॉइंट पे ब्लंडर किया है, तो अच्छा, वो आपको आइडिया मिल जाता था कि हाँ ये मैं, क्योंकि वहाँ पे जुबान थोड़ी हिचकिचाते हो गए और तो ऐसा लगता होगा कि नहीं ये गलती आज हो गई तो अब ये सही नहीं हो पाएगी, राइट? वो एक्सपर्ट्स है, वो केवल वही क्वेश्चन पूछते हैं जो अपन ने मिस किया है। राइट राइट राइट। एवरी टाइम मेरे को लगता था इनको कैसे पता चल जाता है कि मैंने इस पार्ट को ढंग से नहीं पढ़ा है, और वो लोग केवल उसी में से क्वेश्चन पूछ लेते थे। फिर मैंने अपनी PPT को ऐसे सेट किया कि केवल इतना ही बोलना है और ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। राइट राइट। तो उसकी वजह से हो गया मेरा लास्ट। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है ना, वो तुम्हारा CV अपने पास रख कर बैठते हैं और उसी से ही वो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं कि तुम्हारे पास तुमने क्या क्या CV मेंशन कर रखा है, तो उससे ही पूछेंगे कि तुम्हारा, अच्छा तुमने ये मेंशन करा है, इसमें क्या किया था तुमने, कैसे किया था, क्या क्या तुम्हें अभी आता है इसमें। सो इट्स ऑल कम विद द एक्सपीरियंस ना, आपको एक्सपीरियंस, अब धीरे धीरे आपका भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो गया। सो दैट्स व्हाई दे आर हियर टू गाइड यू, राइट? सो हाँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन तो वो डेफिनेटली पूछते हैं, सर व्हाई यू चूज दिस प्रोजेक्ट, व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। राइट राइट। ये हाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, क्या डिफिकल्टी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। राइट राइट राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पहले से ही तैयार कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताओ कि अब रिजेक्शन की बात हो गई, तो जब आपका सिलेक्शन हुआ था, ठीक विकास भाई, कि आप जा रहे हो फॉरेन, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? क्या उनका रिएक्शन कैसा था? अभी 1 वीक पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, हाँ तो मैं डिपार्टमेंट में बैठा अपना काम कर रहा था। हाँ। अचानक मेरे को मेल आया, तो मैंने सोचा एक और रिजेक्शन आ गया। अच्छा। मैंने मेल को पढ़ा, तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मैं 20 मिनट लेट हो गया था इंटरव्यू के लिए। राइट और राइट। राजस्थान में अभी इंटरनेट बंद हो गया था उसकी वजह हाँ से। हाँ हाँ। तो जब मैंने उस मेल को खोला तो उन लोगों ने लिख रखा था कि हम आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप सिलेक्ट हो गए हो। हाँ। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैंने दोबारा खोल के पढ़ा उसको कि कोई ट्रोल तो नहीं करा क्लास वाला। फिर जैसे मैंने अपने टीए थे जो टॉमी सर और रॉय सर, उनको बताया कि सर मेरा हो गया, तो मैंने उनको वापस मेल दिखाया कि सर सच में हो गया। वो कह रहे हैं यस हो गया। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो कहा ठीक है हो गया, चलो ठीक है। चलो सही है। और आप बताओ? मैंने तो अभी अपने घर वालों को बताया नहीं, जब तक स्कॉलरशिप कंफर्म जब तक स्कॉलरशिप, तो ये भी सही है, जब स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगी तो सीधे बताना, वो और बेटर रहेगा। सही है। तो चलो, अब आप लोग अब ऑलमोस्ट 10-15 दिन में यहाँ से निकलने वाले हो। हाँ, देखो मोस्टली जो MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो जा चुके हैं, तो
अब इन लोग का भी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो दे आर ऑल्सो अबाउट टू लीव। सो कैसा रहा ये 2 साल यहाँ पे? कोविड के वक्त आप लोग घर पे होंगे? हम लोग आ गए थे नवंबर के टाइम, अच्छा। हमारी लैब्स थी तो हम लोगों को 2 महीने के लिए बुला लिया था यहाँ पे। हाँ हाँ। तो लैब्स का टाइम ऐसा था कि हमारी 4 लैब थी और वो कंप्लीट 1 महीने के अंदर हो गई थी। नेक्स्ट महीने के अंदर हमारा हाँ। वाइवा वगैरह सब कुछ करवा लिया था। हाँ। तो बहुत बिजी रहे थे हम लोग। हाँ हाँ। हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि ये हमारे बैच का है या नहीं है। राइट राइट राइट। तो उस टाइम हमको लगा कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, बट जैसे ही हम लोगों को परमानेंट कैंपस में बुलाया तो चीज़ें एकदम चेंज हो गई। राइट राइट। जब परमानेंटली आपको बुलाया कि आप आ गया। सो और पीयूष भाई, आप बताओ कुछ 2 साल आपको जो IIT जोधपुर में आपके डिपार्टमेंट में गुजरे हैं, वो कुछ समराइज करके बताओ, जो यहाँ पे ऑडियंस सुनना चाहती हो कि क्या कैसा रहा आपका, अपना जो एक्सपीरियंस हो, जो भी हो। 2 साल मुझे डिपार्टमेंट में इधर बहुत सीखने को मिला कुछ, जो कि शायद मैं बाहर कहीं और होता तो मैं नहीं सीख पाता। मुझे यहाँ पे आके हार्ड वर्क करने का एक आदत डालने का मौका हाँ। मिला, और उसके साथ भी मुझे बाकी इस रिसर्च का काफ़ी एक्सपोजर मिला यहाँ, राइट। जिसके लिए जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। ओके। सो दोस्तों, अभी तक हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। हमने प्लेसमेंट, कोर्स करिकुलम, एडमिशन प्रोसेस और फॉरेन में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें देख ली। बट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा लास्ट क्वेश्चन हर इंटरव्यू में रहता है कि अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस दो। सो आरवीर भाई, अब ये वीडियो जो भी देख रहा होगा वो अब फर्स्ट ईयर में आएगा, आज नहीं तो अगली साल, मतलब ही विल ट्राई, और फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट, वो MSc मैथ्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री, वो मैकेनिकल कैमटेक भी स्टूडेंट हो सकता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि यार अगर मैंने ये गलती शायद ना की होती तो शायद मैं अभी यहाँ होता, वहाँ होता, और कुछ एडवाइस जो अपने जूनियर्स को आप अपने एक्सपीरियंस से देना चाहते मेरे हो। हिसाब से अच्छे से प्रोजेक्ट पर फोकस करना हाँ। चाहिए शुरू में, और सेकेंड ईयर में जैसे आने के बाद ना सितंबर में के बाद अक्टूबर में मेल डालना स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट राइट। तो क्योंकि US में क्या होता है ना, दिसंबर में लास्ट डेट होती है हाँ। एडमिशन की, तो आप अक्टूबर में स्टार्ट करोगे तो मे भी अच्छा रहेगा। तो जल्दी से, और इसमें थोड़ा आपके जो सीनियर्स वगैरह हैं उनसे थोड़ा कोलैबोरेशन में, कॉन्टेक्ट में रहना जरूरी होगा, ताकि कैसे करते हैं अप्लाई थोड़ा देखते रहना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके इस सब के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए। और स्कॉलरशिप वगैरह अगर मान लो UK में जाना है ना, तो UK में जाने के लिए तो ज़्यादातर फुली फंडेड एजुकेशन बहुत कम होता है, तो उसके लिए क्या है, तो स्कॉलरशिप देख लेना चाहिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है, क्या हाँ। प्रोसेस रहता है, क्या अच्छा, कुछ हाँ स्कॉलरशिप के कुछ आप 2-3 नाम बता दो, ताकि वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। अगर 2-3 जो स्कॉलरशिप तो वैसे बहुत सारी है, जैसे हाँ। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ठीक है, और इनलेक स्कॉलरशिप है, ओके, और कुछ यूनिवर्सिटी का भी स्कॉलरशिप होता है जो ठीक है। यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड कराए। सो दोस्तों, ये सारी जो लिंक होगी ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो उनकी डिटेल्स, राइट। सो विकास भाई, आप 2 एडवाइस दो जो आप अपनी गलतियाँ उन दोस्तों को बताना चाहते हो। भाई देखो, यहाँ आना तो सबसे पहले ये गलतियाँ मत करना। यहाँ आना है, उसके बाद गलतियाँ हम ही पक्का है ये तो, क्योंकि आदमी गलतियों से सीखता है। बट आई थिंक कि अगर आपको अब्रॉड से PhD करनी है, आपका मतलब लास्ट यही है कि मेरे को अब्रॉड ही जाना है, तो मैंने USA और UK में फोकस नहीं किया था ज़्यादा, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था GRE देने का और IELTS और TOEFL देने का। तो मैंने केवल जर्मनी में और यूरोप में ही, बेसिकली यूरोप में ज़्यादा मेल्स डाले थे और अप्लाई किया था। सेकंड थिंग कि अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं तो अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करना। एंड थर्ड थिंग कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत बार तुम लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। लाइक अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनाया है, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम बना लिया था, उसके बाद 1 मंथ तक उसमें कोई करेक्शन नहीं किया था। जैसे ही मैंने अपने ये को और मेरे सीनियर्स को सेंड किया तो उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें सजेस्ट की। मैंने अपने SOP को लगभग 20 टाइम चेंज किया, उसके बाद मेरे को फाइनल मिला जो मैंने सभी को सेंड किया, जो इफेक्टिव लग रहा था थोड़ा। ऐसे मतलब आपको CV, कवर लेटर, इन सभी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, और इसमें आपका काफ़ी टाइम जाएगा, बट एक बार आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उसके लिए, राइट। सो हेजिटेट नहीं होना, उनको अप्लाई कर देना जो आपके रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्टेड दिख रहा है, जो फील्ड आपकी रिसर्च से अलाइन है, तो हो सकता है कि आपका कोई अप्रोच कर ले और आपका भी हो जाए। राइट। ये पहला इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है, उसके बाद इजी हो जाता है सब कुछ। सो आई थिंक दैट्स ऑल। सो पीयूष भाई, आप कुछ एडवाइस देना चाहो अपने जूनियर्स को अपने एक्सपीरियंस से? आई थिंक सबसे ज़रूरी है आप अपने सीनियर और अपने सुपरवाइज़र, आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र है,
उससे आप रेगुलर कांटेक्ट बनाए रखें। वो आपको पीएचडी चाहे आपको इंडिया में करनी हो या आपको फॉरेन में करनी हो, दोनों के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। राइट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैं ऐसे गुफ्तगू करते रहते हैं हम लोग एमएससी स्टूडेंट से और मास्टर्स स्टूडेंट से। तो मैंने ये देखा है जो आपका जो प्रोजेक्ट है ना, जब यहाँ आओ तो वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने मुझे यही कहा भाई प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपको करना है वो अर्ली स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि जब आपको पता चला आपने अप्लाई किया तब तक वो डेट ही चली जाए। तो एक ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो इंसान कर देता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, और यही अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर भी आपको कोई डाउट हो फिजिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा ये लोग भी साथ रहेंगे उन क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। एंड मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस कोशिश की है कि उसे कवर कर लूँ, और एक रफ आइडिया देखो आपको लग गया होगा। और एक चीज़ें और भी यहाँ पे जनरली क्वेश्चन होते हैं कि ये डिपार्टमेंट कैसा है, वो कैसा है। तो देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर आपको आईएससी बेंगलोर मिल रहा होता, आईआईटी खड़गपुर मिल रही होती, आईआईटी मद्रास मिल रही होती, तो चले जाओ वहाँ पे। लेकिन अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द आईआईटी जोधपुर, अब आपको ये चीज़ मिल गई है, तो अब यहाँ ये मत सोचो कि यार वो मिला होता, ये हुआ होता, वो सब तो ज़माना गया। अब ये चीज़ें हैं कि अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से बेस्ट आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उस पर फोकस करो। तो यहाँ के सीनियर से मिलो, अपने फैकल्टीज़ के साथ अच्छे कनेक्शन बनाओ। तो आपको इस वे में काम करना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो वो करते रहो, टाइम पास हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ मिलना नहीं ऐसी है। बात नहीं है, इस आईआईटी से भी काफ़ी सिलेक्शन हो रहे हैं बाहर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी आईआईटी से हो रहे हैं। हाँ। लास्ट 2 ईयर में हम लोगों ने देखा। राइट। हमारे सीनियर भी लगभग सारे हाँ, चले नहीं, गए। जनरली मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो कहते हैं कि अरे यहाँ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैं वो बता रहा हूँ कि तो ये चीज़ आपको देखना होगा। जैसे इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ कि आपको रियलिटी पता चल जाए। तो जैसे आप बता रहे थे, आप बताओ और कुछ जो कहना चाह रहे थे अभी। बस यही है जो मेरे सीनियर्स हैं जो हमारे लिए हैं, उसमें एक वन फ्रॉम आईआईटी मद्रास एंड अनदर वन फ्रॉम आईआईटी कानपुर। राइट। और उन्होंने कहा है कि इस आईआईटी में अगर हम होते तो हम भी आज अब्रॉड होते। राइट। तो हमको एक आइडिया मिल गया था, मतलब बाहर इतना नहीं है आईआईटीज में, इतना यहाँ से बाहर जाने का स्कोप। हम स्कोप नहीं बोलूँगा, हम लोगों मतलब अवेयरनेस मिल गई। अवेयरनेस मिल गई आपको, सीनियर्स की गाइडेंस मिल गई, और एक वो रूट पहले से डिफाइंड है। तो अच्छा ठीक है भैया, आपने ये कैसे किया, चलो मैं भी कर लेता हूँ। बगल वाला अप्लाई कर रहा है, क्यों आप लोग तो ऐसे स्टार्टिंग में तो कोई आइडिया नहीं था मतलब। तो ये हर किसी के साथ हो, हर कोई बीएससी करके आ रहा है, कोई अपने गांव के पास के कॉलेज से किया हुआ, हर किसी का बैकग्राउंड नहीं है ना कि चलो सबसे पास में बीएससी कॉलेज वहाँ से कर लिया, फिर आईआईटी में हो गया, चलो अब यहाँ है। तो अब देखा कि अगर बगल वाला भी अप्लाई करे तो चलो हम भी कर लेते हैं। यही सब तो करते हो ना, देखा देखी होता है काम। तो अच्छा उसका हो गया, चलो हम भी कर लेते हैं। तो पॉइंट ये इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, राइट। करना है तो फिर से लग जाओ अपना। सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिजिक्स डिपार्टमेंट की वीडियो लाने में मुझे बहुत लेट हो गई। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को भी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत टफ होता है यार। किसी के पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है तो कंफर्टेबल नहीं है कैमरा पे आने पे। कभी मेरे पास टाइम नहीं है तो कभी कुछ है कभी कुछ है। बट मैं आपके कमेंट देखो ज़रूर पढ़ता हूँ, और कैसे भी करके हाथ पैर जोड़ के मैं कैसे भी करके वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको ये हेल्प हो, राइट। तो अगर आप किसी और डिपार्टमेंट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आप लोग लिंक्डइन पे भी हाई होपफुली होगे, तो मैं आपकी लिंक्डइन की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको कोई और क्वेरीज हो तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, और ये लोग हमेशा हेल्प करेंगे बिकॉज ये आज आगे बढ़े हैं बिकॉज इनके सीनियर्स ने आपको हेल्प की है। एक हेमंत सर हैं, कोई मेरी उनसे जान पहचान नहीं है, तो इस वीडियो के थ्रू चाहो तो आप लोग उनको थैंक्स बोल सकते हो। हमारे बैच में जितने बंदों को है सभी हेमंत भैया का आई थिंक हर बंदे ने उनसे एक बार पूछा जरूर है कि भैया क्या करना चाहिए। सबके लिए मतलब उनकी गाइडेंस बहुत जरूरी है। सो हेमंत भाई आप इस वक्त कहाँ हैं? वो ताइवान। तो ताइवान में हो हेमंत भाई। तो मैं मिराज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतने लोगों को गाइडेंस दी। ज़िंदगी रही तो कभी आप आईआईटी जोधपुर आए या हम ही लोग कभी ताइवान गए तो मिलेंगे ज़रूर, बिकॉज यही हम लोग का पर्पज़ है कि एक दूसरे को गाइड करते रहो, अदरवाइज हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो आज उन्होंने इनको गाइड किया तो अब वो जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इनके अंदर आ गई है कि अब इनको कोई पूछेगा, एंड दैट्स व्हाई दे हैव एग्रीड, राइट। तो कि नहीं मिराज भाई अगर आप करो तो चलो एक इंटरव्यू दे देते हैं, शायद इससे किसी और की हेल्प हो जाएगी, और यही पर्पज़ है। तो और मैं स्पेशली यहाँ पे एक सार्थक
प्रसाद करके एक बंदा है जो अभी घर चला गया, इनका बैचमेट ही है। तो अनफॉर्चुनेटली जब मैं उनसे कनेक्ट हुआ तब तक वो घर जा चुके थे, लेकिन वो बड़े ईगर थे कि मिराज भाई एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो सके। वो ऑनलाइन के लिए भी तैयार था बंदा, बट ऑनलाइन को मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता, जो बात ऐसे करके है। तो एट द एंड ऑफ द डे द पॉइंट इज़ कि इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एवरीथिंग यार। और इन लोग से कह दो चैनल सब्सक्राइब कर दिया, मेरी वीडियोस काम आती है कि नहीं? Okay, boy. So let's subscribe सफरनामा विद मिराज। चलो ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।